मेरे मायके में तो हर कमरे में एसी लगा था, लेकिन यहाँ तो एक ढंग का कूलर भी नहीं है। गर्मी के कारण नेहा का बुरा हाल था। वो कूलर के सामने बैठी बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। वाह जेठानी जी, कूलर के सामने तो आपने अपना दरबार ही जमा लिया है। जरा खिसकिए, मुझे भी थोड़ी ठंडी हवा लेने दीजिए। मैं क्यों खिसकूं? पहले मैं यहाँ आकर बैठी हूँ। अगर तुम्हें हवा चाहिए तो कहीं और जाकर बैठो। काजल का चेहरा पसीने से भीग चुका था। तपती गर्मी ने उसका मूड पहले ही खराब कर रखा था। ऐसे में नेहा की एक के बाद एक ताने भरी बातें सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा, तो अब मैं भी देखती हूँ कि आप इस कूलर के सामने कब तक जमी रहती हैं। उसने धक्का देकर नेहा को कूलर के सामने से हटाया और खुद वहां बैठ गई। खबरदार, जो दोबारा मुझे हाथ लगाया, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। इस घर में सबसे पहले मेरा हक है, इसलिए कूलर के सामने बैठने का अधिकार भी सबसे पहले मेरा है। ओह, तो बड़ी बहू होने का मतलब ये है कि घर की सारी सुविधाओं पर आपका ही हक है। और अगर मायका इतना ही आलीशान था तो वहां का एक एसी साथ ले आती। कम से कम रोज रोज यहाँ आकर कूलर के लिए लड़ने की नौबत तो नहीं आती। काजल, आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। ये मत भूलो कि मैं इस घर की बड़ी बहू और तुम्हारी जेठानी हूँ। नेहा और काजल दोनों कूलर के सामने बैठने के लिए एक दूसरे से बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। तभी दरवाजे से सावित्री अंदर आई। सामने का नजारा देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। दोनों बहुओं को इस तरह लड़ते देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती? वैसे ही इस गर्मी ने सबका जीना मुहाल कर रखा है। घर भट्टी की तरह तप रहा है और ऊपर से तुम लोगों ने लड़ लड़कर पूरे घर का माहौल खराब कर दिया है। चुप हो जाओ तुम दोनों। मुझे तुम लोगों की एक भी बात नहीं सुननी। कभी पूजा बहू को देखा है? वो इस तपती गर्मी में रसोई में चूल्हे के सामने बैठी पूरे परिवार का खाना बना रही है। उसके माथे से भी पसीना बह रहा है, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। और एक तुम दोनों हो जो पंखे और कूलर की हवा के लिए घर सिर पर उठाए हुए हो। बहुएं कहलाने लायक भी नहीं हो तुम दोनों। सुमित्रा की 3 बहुएं थीं, नेहा, काजल और पूजा। तीनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। नेहा एक अमीर परिवार की बेटी थी। बचपन से ही उसने हर सुख सुविधा देखी थी। यही वजह थी कि उसके नखरे भी काफी ज्यादा थे। काजल का स्वभाव तेज था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। इतना ही नहीं, वो हर बात में नेहा की नकल करने की कोशिश करती थी। वहीं पूजा इन दोनों से बिल्कुल अलग थी। वो एक गरीब लेकिन संस्कारी परिवार से आई थी। वो हमेशा घर के कामों में लगी रहती, बड़ों का सम्मान करती और सबकी मदद करने के लिए तैयार रहती। इसी वजह से सुमित्रा के मन में पूजा के लिए एक अलग ही सम्मान था, जबकि नेहा और काजल की रोज रोज की लड़ाइयों ने उसकी चिंता बढ़ा रखी थी। जाओ जाकर पूजा बहू की मदद करो खाना बनाने में। माँ जी, मैंने कल ही मैनिक्योर करवाया है। रोटियां बनाऊंगी तो मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। और माँ जी, आपको तो पता ही है कि सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे लू लग गई हो। सिर चकरा रहा है और पूरे शरीर में जान ही नहीं बची। मैं तो सोच रही थी कि आपसे कुछ पैसे लेकर कल डॉक्टर को दिखाऊं। वैसे भी पूजा ने लगभग सारी रोटियां बना ही ली हैं, तो अब आखिरी कुछ रोटियां भी वही बना लेगी। मेरी हालत तो अभी रसोई में खड़े होने लायक भी नहीं है। इस तरह नेहा और काजल बहाने बनाकर अपने अपने कमरों में चली गईं। सारा काम एक बार फिर पूजा के सिर पर आ पड़ा। बेचारी पूजा अकेले ही 8 लोगों के लिए खाना बनाने में जुट गई। रोटियां सेकते सेकते उसके चेहरे से पसीना लगातार टपक रहा था। उसके हाथ थक चुके थे, लेकिन फिर भी वो बिना शिकायत किए एक के बाद एक रोटी बनाती जा रही थी। हे भगवान, पता नहीं मुझे कैसी जिठानियां मिली हैं। दोनों दिन भर आराम से बैठी रहती हैं, लेकिन घर के काम में जरा सा भी हाथ नहीं बटाती। इतनी भयंकर गर्मी में अकेले खाना बनाते बनाते मेरी तो जान ही निकल गई है। लगता है जैसे चूल्हे की आग ने पूरे शरीर की ताकत खींच ली हो। पूजा जैसे तैसे पूरे परिवार के लिए घंटों तक जलते चूल्हे के सामने बैठकर रोटियां बनाती है। रोटियां सेकने से उसका बुरा हाल हो गया था। उसके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी।
वो हवा खाने के लिए जैसे ही कूलर के पास आती है, अरे पूजा जरा दूर हटो, तुमसे तो पसीने की बदबू आ रही है। पहले जाकर अच्छी तरह नहा धो लो, फिर यहाँ आना। कूलर के नीचे खड़ी होकर पूरी हवा खराब मत करो। तुम्हारी वजह से तो पूरे कमरे का माहौल बिगड़ रहा है। दीदी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? भला पसीने की महक से पूरा घर कैसे महक सकता है? मैं सुबह से रसोई में खड़ी होकर आप सबके लिए खाना बना रही थी। इतनी गर्मी में किसी को भी पसीना आ जाएगा। जरा सा खिसक जाइए ना, मुझे भी थोड़ी हवा खा लेने दीजिए। गर्मी से मेरी हालत खराब हो रही है। मैं नहीं हटूंगी, तुम जाओ जाकर नहा कर आओ। नेहा ने पूजा को 2 मिनट के लिए भी कूलर के सामने खड़ा नहीं होने दिया। उसने नाक भौं सिकोड़ते हुए पूजा को पहले नहाने की सलाह दी और वहां से जाने को कह दिया। पूजा पहले से ही गर्मी और थकान से परेशान थी। उसका मन तो बहुत हुआ कि वो अपनी बात रखे, लेकिन घर में बेवजह का झगड़ा खड़ा करना उसे पसंद नहीं था। इसलिए वो चुपचाप बाथरूम की तरफ चली गई। नहाकर बाहर आने तक कूलर के सामने फिर से नेहा और काजल ने अपना कब्जा जमा लिया था। पूजा ने एक नजर उनकी ओर देखा और बिना कुछ कहे अपने बाकी कामों में लग गई। शाम होते होते उसने पूरे परिवार के लिए रात का खाना भी तैयार कर दिया। इसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। नेहा और काजल गर्मी को लेकर शिकायतें करती रहीं, जबकि पूजा चुपचाप सबको खाना परोसती रही। रात को खाना खाने के बाद सभी अपने अपने बिस्तरों पर सोने चले गए, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि किसी को ढंग से नींद नहीं आ रही थी। कोई हाथ का पंखा झल रहा था तो कोई बार बार करवटें बदल रहा था। उमस भरी रात ने सबका जीना मुश्किल कर दिया था। पूजा भी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। दिन भर की मेहनत से उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन थकान के बावजूद गर्मी उसे सोने नहीं दे रही थी। जैसे तैसे रात बीती और आखिरकार सुबह हो गई। अरे काजल, जल्दी करो ना, बाथरूम में कितना समय लगाती हो? मुझे भी नहाना है। इस गर्मी में मेरा तो बुरा हाल हो रहा है। काजल घर के इकलौते बाथरूम में नहा रही थी। गर्मी की वजह से वो भी पसीने से तरबतर थी और आराम से नहाना चाहती थी। आपकी समस्या क्या है जेठानी जी? चैन से नहाने भी नहीं दे रही हैं। बस 5 मिनट और रुक जाइए, मैं अभी बाहर आ जाती हूँ। नेहा बहू, मैं जानती हूँ कि तुझे बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन जब घर में एक ही बाथरूम है तो सबको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। सावित्री बीच में आकर दोनों की बहस को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। यही तो मेरी किस्मत है, इतनी गर्मी में नहाने के लिए भी अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? किस जन्म की सजा दे रहा है मुझे? भगवान को क्यों कोस रही हैं दीदी? किसने कहा था आपसे एक कमरे वाले घर में शादी करने के लिए? आप तो बड़े अमीर घर की बेटी हैं। आपको तो किसी करोड़पति के घर में शादी करनी चाहिए थी। मेरी तो लव मैरिज थी। अर्जुन ने मुझे कितने सपने दिखाए थे। कहता था कि आईएएस अफसर बन जाऊं, फिर हमारी जिंदगी राजाओं जैसी हो जाएगी। लेकिन ना वो आईएएस बन पाया और ना ही हमारे हालात बदले। आज भी हम उसी तंगी में जी रहे हैं। लेकिन काजल, तुम्हारे तो घर वालों ने रिश्ता तय किया था। तुमने शादी से पहले घर परिवार के बारे में कुछ पता नहीं किया था क्या? नेहा और काजल एक दूसरे को ताना मारने और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। दीदी, घर छोटा या बड़ा होने से क्या फर्क पड़ता है? परिवार अच्छा होना ज्यादा जरूरी है। आप लोग ऐसी बातें मत किया कीजिए। आपकी बातें सुनकर माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। पूजा, तुम बीच में मत बोला करो। तुम्हें तो एक कमरे में रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी परवरिश ही ऐसे माहौल में हुई है। लेकिन हम लोग अलग जिंदगी जी कर आए हैं, इसलिए हमें क्या करना है ये हमें मत सिखाओ। नेहा की कड़वी बातें सुनकर पूजा का दिल दुख गया, लेकिन उसने हमेशा की तरह चुप रहना ही बेहतर समझा। वो जानती थी कि जवाब देने से घर में केवल झगड़ा बढ़ेगा। बस बहुत हो गई बहस। अगर बातों से फुर्सत मिल गई हो तो जरा घर के कामों पर भी ध्यान दे लो। कल रात पूजा ने अकेले रसोई संभाली थी। आज दोपहर का खाना नेहा और काजल मिलकर बनाएंगी। माँ जी, आज तो मुझसे कोई काम नहीं होगा। सुबह से सिर दर्द से फटा जा रहा है। मुझे दवा लेने अस्पताल जाना है। और मैं भी रसोई में नहीं जा सकती माँ जी। इतनी गर्मी में चूल्हे के सामने बैठकर मेरा तो दम घुटने लगता है। थोड़ी देर में मुझे बाजार भी जाना है। आप पूजा से कह दीजिए ना, वो खाना बना देगी। दोनों बहुओं के बहाने सुनकर सावित्री का चेहरा उतर गया,
लेकिन वो जानती थी कि जबरदस्ती काम करवाने से कोई फायदा नहीं होगा। नतीजा वही हुआ जो हमेशा होता था। रसोई की सारी जिम्मेदारी फिर से पूजा के कंधों पर आ गई। पूजा चुपचाप रसोई में चली गई। कुछ ही देर में चूल्हा जल उठा। गर्मी का मौसम पहले ही लोगों का जीना मुश्किल कर रहा था। ऊपर से चूल्हे की तेज आंच ने पूरे घर को तपते तंदूर जैसा बना दिया। रोटियां सेकते सेकते पूजा के चेहरे से पसीना टपकने लगा। उसकी हथेलियां गर्म तवे की तपिश से लाल हो चुकी थीं, लेकिन वो बिना रुके काम करती जा रही थी। उसी समय सावित्री का बड़ा बेटा अर्जुन बाहर से घर लौटा। अरे माँ, आज घर में इतनी गर्मी क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कमरा तप रहा हो। और क्या होगा? जब पूरे परिवार का खाना एक ही कमरे में बनेगा तो गर्मी तो बढ़ेगी ही। लेकिन माँ, पूजा रसोई के बाहर आंगन में खाना बना लिया करे तो घर के अंदर इतनी गर्मी नहीं होगी। वाह बेटा, खुद तो पंखे के नीचे बैठोगे और बहू को धूप में झोंक दोगे। सुबह से बेचारी अकेली काम कर रही है। तुम्हारी पत्नी और काजल तो काम के नाम पर 100 बहाने बना देती हैं। माँ, मेरा मतलब वैसा नहीं था। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा मतलब क्या था। मैंने कितनी बार तुम तीनों भाइयों से कहा था कि घर में 1-2 कमरे और बनवा लो या कम से कम अलग रसोई ही बनवा दो, लेकिन तुम लोगों ने कभी मेरी बात को महत्व नहीं दिया। अब जब पूरा परिवार परेशान हो रहा है तो शिकायत करने से क्या फायदा? सावित्री अपने तीनों बेटों से बेहद नाराज थी। गुस्से में वो सबको खरी खोटी सुनाने लगती है। माँ, इसमें भैया की क्या गलती है? आप तो जानती है हम लोग मामूली सी नौकरी करते हैं। उन पैसों से घर चलाएंगे या फिर घर बनवाएंगे। बहाने बनाना तो कोई तुम लोगों से सीखे। शादी से पहले कितनी बार कहा था कि थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ो ताकि अपना घर बन सके, लेकिन तुम लोगों ने कभी मेरी बात को गंभीरता से लिया ही नहीं। सावित्री अपने बेटों को डांट ही रही थी, तभी रसोई में खाना बना रही पूजा गरम तेल में पापड़ तलने लगती है। तेज गरम तेल और धुएं से पूरा एक कमरा तपने लगता है। उमस इतनी बढ़ जाती है कि सभी का दम घुटने लगता है। अरे पूजा, अभी पापड़ तलने की क्या जरूरत थी? पहले ही इतनी गर्मी है, ऊपर से पूरे घर को भट्टी बना दिया। धुएं से एक कमरे का पूरा घर भर जाता है। सभी की आंखों से पानी आने लगता है और लगातार खांसी छूट जाती है। अरे बहुओं, अभी बहस करने का समय नहीं है। पहले सब लोग जल्दी बाहर निकलो, नहीं तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। छोटा सा एक कमरा होने की वजह से इस परिवार को ऐसी परेशानियां अक्सर झेलनी पड़ती थीं। थोड़ी देर बाहर खड़े रहने के बाद काजल अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। थोड़ा पैसा दे दीजिए, फीस भी देनी पड़ेगी। सुना है वो ज्यादा पैसे नहीं लेते। ठीक है बहू, ये पैसे रख लो। डॉक्टर क्या कहते हैं वापस आकर मुझे भी बताना। जी ठीक है माँ जी। काजल सास से पैसे लेकर घर से निकलती है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो सीधे एक एसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस इतनी गर्मी में कुछ देर ठंडी जगह सुकून से बैठने का मन था। काजल रेस्टोरेंट में बैठकर ठंडा मॉकटेल और अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करती है। एसी की ठंडी हवा में आराम से खाना खाने के बाद वो बाहर निकलती है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर एसी में बैठकर सारी थकान ही उतर गई। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते समय काजल बची हुई रकम से पूरे परिवार के लिए फैमिली पैक आइसक्रीम खरीद लेती है और घर लौट आती है। अरे काजल, तुम तो डॉक्टर के पास गई थी ना, फिर ये आइसक्रीम कहाँ से ले आई? जी माँ जी, डॉक्टर को दिखा दिया था। फीस देने के बाद कुछ पैसे बच गए तो सोचा इतनी गर्मी में सबके लिए आइसक्रीम ले चलूं, सबको अच्छा लगेगा। अच्छा किया बहू, गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाकर सबका मन खुश हो जाएगा। शाम को जब घर के सभी सदस्य अपने अपने काम से लौटते हैं, तब काजल सबको आइसक्रीम निकाल कर देती है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। इतनी गर्मी में ठंडी आइसक्रीम मिल जाए तो सारी थकान गायब हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। गर्मियों में इससे बढ़िया राहत और क्या हो सकती है। सभी लोग काजल की लाई हुई आइसक्रीम बड़े चाव से खाते हैं। ठंडी ठंडी आइसक्रीम से सबको गर्मी में राहत मिलती है। उसके बाद सभी हल्का फुल्का खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगते हैं।
दिन में तो नेहा और काजल पंखे के नीचे चारपाई डालकर आराम कर लेती थी, लेकिन रात होते ही पूरे परिवार को एक ही कमरे में दरी बिछाकर सोना पड़ता था। काजल, जरा अपनी तरफ होकर सो, इतनी गर्मी है, ऊपर से तुम बार बार मेरी तरफ आ जाती हो। मैं जानबूझकर थोड़ी कर रही हूँ। इतनी छोटी सी जगह में 8 लोग सो रहे हैं। करवट बदलेंगे तो किसी से टकराएंगे ही। इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? बस करो तुम दोनों, रात में भी चैन से रहने नहीं देती। देखो, पूजा बिना कुछ बोले कोने में पड़ी है। उसे तो पंखे की हवा भी ठीक से नहीं मिल रही, फिर भी एक शब्द नहीं बोल रही। ये कहकर अर्जुन अपनी चारपाई, चादर और तकिया उठाकर बाहर चला जाता है। पहले ही गर्मी ने जीना मुश्किल कर रखा है, ऊपर से तुम दोनों का रोज का झगड़ा। एक कमरे में रहना है तो थोड़ा समझौता करना सीखो। मैं भी बाहर जाकर सोता हूँ। थोड़ी देर में घर के बाकी पुरुष भी आंगन में चारपाई बिछाकर सो जाते हैं। कमरे के अंदर सावित्री और तीनों बहुएं जैसे तैसे रात बिताती हैं। नेहा दीदी, आपने मेरा सूटकेस बाहर आंगन में क्यों रख दिया? उसमें मेरे सारे कपड़े और सामान हैं। इस छोटे से घर में इतना सामान रखने की जगह नहीं है। तुम्हारा सूटकेस पूरा कोना घेर कर रखा रहता है। मैंने सोचा इसे बाहर ही रख देती हूँ। लेकिन दीदी, अगर धूल मिट्टी लग गई या बारिश आ गई तो मेरा सारा सामान खराब हो जाएगा। नेहा बहू, ये कैसी हरकत है? पूजा का सामान बाहर रखने का फैसला तुमने किस हक से किया? अगर जगह कम है तो सब मिलकर एडजस्ट करेंगे। किसी का सामान घर से बाहर नहीं जाएगा। अभी इसी वक्त उसका सूटकेस अंदर रखो। सास की डांट सुनकर नेहा चुपचाप पूजा का सूटकेस उठाकर वापस अंदर रख देती है। पूजा अपना सामान ठीक से जमा देती है। फिर वो रसोई में जाकर सबके लिए चाय और नाश्ता बनाने लगती है। उधर नेहा और काजल पंखे के नीचे बैठकर मोबाइल चलाने लगती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर निकलने लगती हैं। तुम दोनों इतनी सज धज कर कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? मुझे तो बताया भी नहीं। माँ जी, आज हम लोग मॉल जा रहे हैं। वहाँ थोड़ी शॉपिंग करेंगे, एसी में घूमेंगे और मूवी भी देखेंगे। इतनी गर्मी में घर में मन नहीं लग रहा। अच्छा, अगर घूमने ही जा रही हो तो पूजा को भी अपने साथ ले जाती। माँ जी, हमारे पास सिर्फ 2 टिकट बुक है। ऊपर से हमारा पहले से ही पूरा प्लान बना हुआ है। किसी और दिन उसे भी ले जाएंगे। इतना कहकर नेहा और काजल घर से निकल जाती हैं। ये दोनों एक नंबर की चंड चालाक है। साफ दिख रहा है कि ये जानबूझकर पूजा को साथ नहीं ले गई। बेचारी सुबह से घर के काम में लगी रहती है। उसकी भी तो पहली गर्मी है इस घर में। क्या हुआ माँ जी, आप कुछ सोच रही हैं? कुछ नहीं बहू, उन्हें घूमने दो। शाम को मैं तुझे ऐसी जगह ले चलूंगी जहां तू भी खुश हो जाएगी। सावित्री की बात सुनकर पूजा मुस्कुरा देती है। उधर नेहा और काजल मॉल पहुंचकर सबसे पहले शॉपिंग करती हैं। उसके बाद दोनों मल्टीप्लेक्स में नई फिल्म देखती हैं। फिल्म खत्म होने के बाद वे कैफे में बैठकर ठंडी कॉफी और पिज्जा का मजा लेती हैं। अच्छा हुआ पूजा को साथ नहीं लाए। गवार है वो, यहाँ आकर बस हमारी बेइज्जती ही करवाती है। फिलहाल के लिए एक ही गवार काफी है। काजल नेहा का ताना समझ जाती है और थोड़ी उदास हो जाती है। इधर शाम को सावित्री पूजा को लेकर पास के बड़े पार्क में पहुंचती है। चारों तरफ हरियाली और ठंडी हवा चल रही थी। दोनों एक बेंच पर बैठ जाती हैं। बता बहू, आज क्या खाने का मन है? माँ जी, अगर आप पूछ ही रही हैं तो मुझे कुल्फी बहुत पसंद है। बचपन में पिताजी हर रविवार कुल्फी खिलाते थे। बस इतनी सी बात? चल, आज तुझे जी भरकर कुल्फी खिलाती हूँ। सावित्री कुल्फी वाले से 2 मलाई कुल्फियां खरीदती है। दोनों आराम से बैठकर कुल्फी खाने लगती हैं। माँ जी, कितने दिनों बाद कुल्फी खाई है। सच कहूँ तो आज बचपन याद आ गया। बहू, मैं चाहती हूँ कि ससुराल की पहली गर्मी तेरे लिए सिर्फ काम और परेशानी की याद ना बने, कुछ अच्छी यादें भी रहें। कुल्फी खत्म करने के बाद दोनों पार्क में थोड़ा टहलती हैं। फिर एक रेस्टोरेंट में खाना खाकर हंसते बातें करते हुए घर लौट आती हैं। उधर नेहा और काजल भी मॉल से वापस आ चुकी थी। जैसे ही वो पूजा और अपनी सास को मुस्कुराते हुए घर वापस आते देखती है, दोनों बहू जलन से मुंह बना लेती हैं। वाह माँ जी, अब तो आप सिर्फ पूजा को ही घुमाती फिराती हैं। हमारे लिए तो कभी इतना नहीं किया। तुम दोनों सुबह से मॉल घूम कर आई हो, फिल्म देखी, बाहर खाना खाया, फिर भी शिकायत कर रही हो। पूजा को साथ ले जाने की जरूरत नहीं समझी तो अब उसे खुश देखकर जल क्यों रही हो? सावित्री की बात सुनकर
नेहा और काजल एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। पूरे दिन घूमने की वजह से दोनों काफी थक चुकी थीं। इसलिए उस रात बिना किसी बहस के सो गईं और कई दिनों बाद पूरे घर को चैन की नींद आई। अगली सुबह जब सावित्री की आंख खुली तो सामने का नजारा देखकर वो घबरा गई। अरे बाप रे, कौन है वहाँ? भूत वूत तो नहीं? अरे माँ जी, मैं हूँ नेहा। कल धूप में ज्यादा देर रहने से चेहरा झुलस गया था, इसलिए फेस पैक लगाया है। हे भगवान, सुबह सुबह मुझे ही डरा दिया। तुम्हारे ये नए नए शौक कभी खत्म नहीं होंगे क्या? चलो जल्दी से इसे धो लो। बस माँ जी, 10 मिनट और, फिर साफ कर देती हूँ। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। माँ, दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ। सावित्री की बेटी रौनक अपनी सास कमला के साथ मायके आई थी। नेहा जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। अरे रौनक, यही तुम्हारा मायका है? चलो आज तुम सबसे भी मिल लेते हैं। जी माँ जी, आइए अंदर। दोनों घर के अंदर आती हैं। छोटा सा कमरा देखकर कमला इधर उधर नजर दौड़ाती है। रौनक, तुम्हारा मायका तो पहले से भी ज्यादा भरा भरा लग रहा है। इतने लोग एक ही कमरे में कैसे रहते हैं? क्या करे माँ जी, सब लोग मिलजुल कर जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं। अरे समदन जी, खड़ी क्यों है? आइए चारपाई पर बैठिए। उसी समय नेहा आईने के सामने खड़ी अपने चेहरे पर क्रीम लगा रही थी। दीदी जरा हटिए भी, मुझे भी बाल बनाने हैं। 2 मिनट रुक जाओ काजल, मेरा स्किन केयर पूरा होने दो। आप तो रोज घंटों आईने के सामने खड़ी रहती हैं। दोनों की नोक-झोंक देखकर कमला हल्का सा मुस्कुरा देती है। रौनक, तुम्हारी दोनों भाभियां तो बड़ी नटखट हैं। तभी छोटी बहू पूजा रसोई से बाहर आती है। वो तुरंत मेहमानों के लिए ठंडा शरबत तैयार करती है। माँ जी, आप लोग बाहर से आए हैं, पहले ये ठंडा शरबत पी लीजिए, गर्मी में अच्छा लगेगा। पूजा ने गोंद कतीरा, सब्जा, सौंफ, नींबू और पुदीने से स्वादिष्ट शरबत बनाकर दोनों के सामने रख दिया। वाह बेटा, क्या कमाल का शरबत बनाया है। इसे पीते ही सारी थकान उतर गई। मैंने कहा था ना माँ जी, हमारी छोटी भाभी हर काम दिल से करती हैं। पूजा की तारीफ सुनकर सावित्री के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। अब पूजा जल्दी जल्दी रसोई में जाकर मेहमानों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद कमला और रौनक अपने घर लौट जाती हैं। उनके जाते ही रौनक का फोन सावित्री के पास आता है। हाँ बेटा। माँ, आज तो नेहा भाभी और काजल भाभी ने मेरी सास के सामने मेरी बात काटने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। अगर पूजा भाभी समझदारी से बात संभाल नहीं लेती तो मुझे ससुराल में बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती। तू चिंता मत कर बेटी, मैं दोनों से बात करूंगी। किसी को भी घर की इज्जत खराब करने का हक नहीं है। रौनक से बात खत्म करके सावित्री फोन रख देती है और दोनों बड़ी बहुओं को अपने पास बुलाती है। अरे नेहा, काजल, जरा इधर आओ दोनों। आज तुम दोनों मेहमानों के सामने कैसी हरकतें कर रही थी? घर छोटा है, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हर वक्त झगड़ती रहो। देखो, पूजा भी तो इसी घर में रह रही है, उसने कभी शिकायत नहीं की। माँ जी, पूजा गरीब घर से आई है, उसे कम जगह में रहने की आदत है। लेकिन मेरे मायके में मेरा अपना अलग कमरा था, इसलिए मुझे यहाँ घुटन होती है। नेहा की बात खत्म ही हुई थी कि तभी बाहर से आवाज आई। अरे सावित्री, घर पे है क्या? सावित्री मुस्कुराते हुए अपनी पुरानी सहेली निर्मला को अंदर बुलाती है। पूजा तुरंत रसोई में जाती है और मिट्टी के मटके से ठंडा आम पन्ना बनाकर ले आती है। अरे वाह, क्या ठंडा ठंडा आम पन्ना बनाया है। इस गर्मी में तो जान ही आ गई। लेकिन सावित्री, सच कहूं तो इतने छोटे घर में 3-3 बहुओं का रहना आसान नहीं होगा। क्या करें बहन, जितनी आमदनी है उसी हिसाब से घर चलाना पड़ता है। भगवान चाहेगा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल होगा। और सुन, मैं अभी शिमला घूम कर आई हूँ। इस बार बहू की पहली गर्मी थी, इसलिए पूरा परिवार उसे ठंडी वादियों में घुमाने ले गया था। देख ये तस्वीरें। निर्मला अपने मोबाइल में शिमला की तस्वीरें दिखाने लगती है। कभी पूरा परिवार मॉल रोड पर घूम रहा था तो कभी देवदार के पेड़ों के बीच फोटो खिंचवा रहा था। यह देखकर सावित्री खुश तो होती है, लेकिन उसके मन में हल्की सी कसक उठती है। काश
मैं भी अपनी तीनों बहुओं की पहली गर्मी को इतना यादगार बना पाती, लेकिन अभी मेरी हैसियत इतनी नहीं है। सावित्री की आंखों की उदासी तीनों बहुओं से छिप नहीं पाती। थोड़ी देर बाद निर्मला नाश्ता करके अपने घर चली जाती है। समय धीरे धीरे बीतने लगता है। पूजा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या तुम मेरे हिस्से के कपड़े भी धो दोगी? दीदी, सुबह से पूरा खाना मैंने बनाया है, अब कपड़े भी मैं ही धोऊंगी तो बहुत थक जाऊंगी। बस आज के लिए मदद कर दो। धूप में बैठते ही मुझे चक्कर आने लगते हैं। डॉक्टर ने भी ज्यादा मेहनत करने से मना किया है। अच्छा ठीक है दीदी, आज मैं कर देती हूँ। धीरे धीरे घर का सारा काम पूजा के कंधों पर आ गया। तपती दोपहर में कपड़े धोना, चूल्हे के सामने खाना बनाना और पूरे परिवार का काम संभालते संभालते उसका चेहरा मुरझाने लगा। एक दिन वो दूध उबाल रही थी कि अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नेहा दीदी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, बस 5 मिनट के लिए ये दूध देख लीजिए, मैं अभी आती हूँ। माफ करना पूजा, इस गर्मी में मुझसे चूल्हे के पास खड़ा नहीं हुआ जाता, तुम ही संभाल लो। इतना कहकर नेहा बाहर चली जाती है। पूजा अपने पल्लू को पानी से भिगोकर चेहरा पोंछती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। मैंने तो सोचा था कि ससुराल में पहली गर्मी हंसी खुशी बीतेगी, लेकिन यहाँ तो मैं दिन रात काम करते करते टूट गई हूँ। दूध उतारने के बाद पूजा मिट्टी के मटके से ठंडा आम पन्ना निकालती है। उसमें भुना जीरा, काला नमक और पुदीना मिलाकर धीरे धीरे पीती है। कुछ ही देर में उसे राहत महसूस होने लगती है। सचमुच इस तपती गर्मी में ठंडा आम पन्ना किसी अमृत से कम नहीं है। अब थोड़ी ताकत महसूस हो रही है। पूजा गरीब परिवार से थी, इसलिए उसे गर्मी से बचने के कई देसी तरीके आते थे। वो अक्सर मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी पीती, खस की चटाई भिगोकर दरवाजे पर टांग देती और सौंफ वाला ठंडा दूध बनाकर खुद को राहत देती। देखते ही देखते कई दिन बीत गए। एक सुबह पूरे मोहल्ले की बिजली चली गई। माँ जी, ये बिजली कब आएगी? सुबह से पंखा बंद है, इतनी गर्मी में तो मेरा दम घुट रहा है। नेहा को बचपन से एसी में रहने की आदत थी। बिजली जाते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पसीने से उसका पूरा शरीर भीग गया और उसे चक्कर आने लगे। काजल उसे संभाल रही थी, लेकिन उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। काजल दीदी, नेहा दीदी को खिड़की के पास लिटाइए, मैं अभी आती हूँ। अरे बाहर तो आग बरस रही है, खिड़की खोलने से और गर्म हवा आएगी। पूजा ने एक पुरानी सूती चादर को पानी में भिगोया और खिड़की पर टांग दिया। कुछ ही मिनटों में हवा उस भीगी चादर से होकर आने लगी और कमरे का तापमान पहले से काफी ठंडा महसूस होने लगा। अरे ये कैसे हो गया? इसे देसी कूलर कहते हैं दीदी। गांव में हम लोग इसी तरह गर्मी से बचते थे। फिर पूजा रसोई में गई और ठंडी छाछ में भुना जीरा, पुदीना और काला नमक मिलाकर नेहा के लिए एक गिलास तैयार किया। नेहा दीदी, ये ठंडी छाछ पी लीजिए, इससे शरीर की गर्मी भी कम होगी और आपको ताकत भी मिलेगी। कुछ ही देर में नेहा की हालत सुधरने लगी। उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई देने लगी। मुझे माफ कर दो पूजा, मैंने हमेशा तुम्हें छोटा समझा, तुमसे सारे काम करवाए, लेकिन आज तुमने बिना कुछ सोचे मेरी जान बचा ली। दीदी, परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आज से घर का सारा काम हम तीनों मिलकर करेंगे। और मुझे भी माफ कर दो पूजा, मैंने कई बार काम से बचने के लिए बहाने बनाए। अब हम तीनों मिलकर इस घर को संभालेंगे। उस दिन के बाद तीनों बहुओं के रिश्ते पूरी तरह बदल गए। अब वे मिलकर खाना बनाती, काम करती और एक दूसरे की मदद करती। एक दिन तीनों बहुएं रसोई में खाना बना रही थीं। अब तो हम लोगों ने लड़ना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी देखो ना, घर में कितनी ज्यादा गर्मी होती है। हमारा घर तो भट्टी की तरह तपता रहता है। सच कह रही हो, अगर 2-3 कमरे और बन जाएं तो सबकी परेशानी खत्म हो जाएगी। मैं तो इतनी गर्मी में रह नहीं पा रही हूँ। रात को जब उनके पति घर आए तो तीनों ने अपनी बात रखी। करण जी, अब इस एक कमरे के घर में बहुत घुटन होती है, आप तो चले जाते हैं। दिन भर मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है, तबीयत खराब होती है वो अलग। दीदी बिल्कुल सही कह रही है भैया, अभी नेहा दीदी की तबीयत भी कितनी खराब हो गई थी। पूजा मैं सब समझता हूँ, लेकिन तुमसे तो हमारे हालात छुपे नहीं हैं। फिर तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? हमारी सैलरी इतनी कम है, उसमें परिवार चलाएं या फिर तुम लोगों के लिए घर बनाएं। नैना, समझाओ दोनों को, हमारे पास जो है वो बस इतना ही है, इससे ज्यादा हम तुम्हें और सुविधाएं नहीं दे सकते हैं। तीनों पति मजबूरी जताकर बाहर चले गए। तीनों बहुएं उदास बैठी थीं।
क्या हमारी पहली गर्मी ऐसे ही निकल जाएगी? क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते? अगर हम खुद कुछ कमाए तो क्यों ना हम अपना छोटा सा कारोबार शुरू करें? लेकिन हम क्या काम करेंगे? मुझे काम करने की आदत नहीं है। अरे कोई बात नहीं दीदी, आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। हम ठंडी देसी ड्रिंक्स और कुल्फी फालूदा बेचेंगे। गर्मी में लोग ऐसी चीजें जरूर पसंद करेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमारे घर के पास में ही बाजार है, हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। तीनों बहू खाना बनाती है। खाना खाने के बाद सभी एडजस्ट होकर एक कमरे में सोते हैं। अगले दिन तीनों सुबह सुबह बाजार जाती हैं और राशन की दुकान से सामान लेकर घर आ जाती हैं। अगले दिन इतनी गर्मी होने के बाद भी घर के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगाती है। काजल घर पर खाना बनाती है, वहीं नेहा और पूजा दोनों मिलकर अपना स्टॉल सजाती है। मैं जलजीरा और आम पन्ना बनाऊंगी। मैं ठंडी मसाला छाछ तैयार करूंगी। और मैं कुल्फी फालूदा और ठंडी लस्सी संभालूंगी। कुछ ही मिनटों में पहला ग्राहक आ गया। दीदी, एक ठंडी लस्सी देना, बहुत गर्मी लग रही है। अरे अरे घबराओ मत, देखो लस्सी पीकर कैसे तुम्हारी गर्मी छूमंतर हो जाएगी। बच्चे ने लस्सी पी और खुशी से मुस्कुरा उठा। वाह दीदी, बहुत मजेदार है। धीरे धीरे स्कूल के बच्चे, अस्पताल के लोग, दुकानदार और राहगीर सभी उनके स्टॉल पर आने लगे। किसी ने जलजीरा पिया, किसी ने आम पन्ना, किसी ने कुल्फी फालूदा खाया। पहले ही दिन उनकी उम्मीद से ज्यादा कमाई हुई। अरे क्या बात है, माँ बता रही थी कि पहले दिन ही तुम लोगों की अच्छी कमाई हुई। हाँ जी, पहले ही दिन भगवान ने हमारा साथ दिया है। लगता है कि हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। तीनों भाई बहुत खुश थे। वो अपनी पत्नी को घर के काम में सपोर्ट करते थे। कुछ ही महीनों में उनकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अब वे सिर्फ लस्सी और जलजीरा ही नहीं, बल्कि फ्रूट क्रीम, मैंगो मिल्क शेक, रोज मिल्क और ठंडी रबड़ी भी बेचने लगीं। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने अपना छोटा सा घर 2 मंजिला बना लिया, जिसमें 4 कमरे, बड़ी रसोई और एक खुला आंगन था। नेहा दीदी, काजल दीदी, हमारा सपना सच हो गया। ये सब हमारी एकता और मेहनत का फल है। तीनों बहुएं मुस्कुराते हुए अपनी सास सावित्री के पास गईं और उन्हें एक लिफाफा पकड़ाया। ये क्या है? माँ जी, ये शिमला की टिकटें हैं। इस बार पूरी फैमिली गर्मी की छुट्टियां शिमला में बिताएगी। सच? मैं तो सिर्फ तुम तीनों की पहली गर्मी को यादगार बनाना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरा सपना ही पूरा कर दिया। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार शिमला घूमने गया। ठंडी हवाओं, देवदार के पेड़ों और पहाड़ों के बीच सबने खूब आनंद लिया। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उनकी तीनों बहुओं ने मेहनत, प्यार और एकता से न सिर्फ अपना घर बदला, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी भी बदल दी।